दोस्तों, जब हम कोई देशभक्ति की मूवी देखते हैं और उसे देखने के बाद मुंह से निकलता है कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, लेकिन क्या सचमुच जो लोग कहते हैं कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, उन्हें भारत का इतिहास मालूम भी है? क्या उन्हें पता है कि भारत देश कितना महान है? आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतिहास में 1000 साल पीछे लेकर जाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कैसा था मेरा देश 1000 साल पहले और क्यों इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमारे पास हर सवाल का जवाब, हर मुश्किल का हल है। आज आपको भूख लगी हो तो जोमेटो है, आपको दूसरे शहर जाना हो तो ट्रेन है, दूसरे देश जाना हो तो फ्लाइट है, गाने सुनने के लिए स्पीकर हैं, किसी से बात करने के लिए फोन है। लेकिन कभी सोचा है कि पहले जब ये सब नहीं था तो लोगों का गुजारा कैसे हुआ करता था? चलिए लेकर चलते हैं आपको आज से कई 100 साल पहले के भारत में, जहाँ तब का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। उस दौर में भारत की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते सभी भारतीय जनपद ही थे, यानी कि जिन्हें आज भी लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही भारत की सीमा है, तो अफसोसन ये बात बिल्कुल गलत है। सालों से होते आ रहे बाहरी आक्रमणों ने देश को कई हिस्सों में बांट दिया। अगर इतिहास को उठाकर देखा जाए तो सम्राट अशोक के राज में हमारा देश एकजुट था, किंतु उसके बाद हुए सैकड़ों युद्धों ने देश को काफी ज्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसके बाद बाहरी आक्रमणों ने नए नए देश बना दिए। उसके बाद अंग्रेजों ने तो सब कुछ लूट ही लिया, वरना हमारे देश की सूरत कुछ अलग होती। पहनावा, अभी लोग क्या पहनते हैं वो आप जानते हैं। आज से 70 साल पहले लोग क्या पहनते थे वो भी आप जानते होंगे, लेकिन क्या आज से 1000 साल पहले भारत के लोग क्या पहनते थे, इसकी जानकारी आपको शायद ही होगी। तब पुरुष सूत की धोती पहना करते थे जो उनकी कमर से लिपटी होती थी और उसे पीछे की ओर से बांधा जाता था। भारत में कपास की खोज हुई थी। कुछ लोग माथे में पगड़ी भी बांधा करते थे। तब पुरुष अपनी दाढ़ी बहुत छोटी या नहीं रखा करते थे। पुरुषों का ऐसा पहनावा हजारों साल तक रहा। लोग अपने पहनावे से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे, या हम ये भी कह सकते थे कि इंसान का पहनावा ही उसकी और उससे जुड़ी हुई सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति की पहचान हुआ करती थी। महिलाएं शॉर्ट स्कर्ट नुमा कुछ पहनती थीं, जिनकी लंबाई घुटनों के ऊपर रहती थी। कुछ महिलाएं धूप से बचने के लिए सिर पर कपड़ा बांधती थीं। हार और कड़ा पहनने का चलन भी था। बदलते वक्त के साथ इसकी धातुओं में बदलाव होता रहा। इस काल के दौरान महिलाओं का शरीर कपड़े से लिपटा होता था। जैसे ईरान या ग्रीस की महिलाएं कपड़े पहनती थीं, कुछ औरतें स्कर्ट नुमा अंदाज में कमर से कपड़े को लपेटती थीं और किसी अन्य कपड़े से आगे की ओर उसे बांध लेती थीं। मुख्य कपड़े के नीचे कसा हुआ शर्ट जैसा भी कुछ पहना जाता था। 500 AD के आसपास गुप्त काल में साड़ी पहनने की शुरुआत हो चुकी थी। साड़ी शब्द की उत्पत्ति वेदों से हुई। संस्कृत में इसका एक अर्थ कपड़ा भी होता है। वेदों में 600 BC में भी साड़ी का जिक्र था। धनवान औरतें चीन के सिल्क से बनी साड़ी पहनती थीं और साधारण घर की औरतें सूती साड़ी पहना करती थीं। चूड़ीदार और सलवार कमीज ईरान की इस्लामिक खोज 1000 AD में हुई। महिला और पुरुष दोनों इसे पहनने लगे। इसे चूड़ीदार और सलवार कमीज कहा गया। भारत में भी इसका प्रचलन खूब बढ़ा, खासकर उत्तर भारत में। लेकिन अब भी ये धोती साड़ी के बाद ही लोगों की पसंद होती थी। ये महंगी भी हुआ करती थी, इसलिए आम जन की पहुंच से दूर थी। जो महिलाएं इसे पहनती थी साथ में ढेर सारे गहने भी पहनती थी, जिससे मालूम हो सके कि ये महिलाएं ऊंचे घराने की हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे कुछ पहना ही नहीं करते थे। अगर पहनते भी थे तो कपड़े के नाम पर उनके कमर के इर्द गिर्द एक कपड़ा लपेट दिया जाता था। बड़े बच्चे को कुर्ता नुमा कपड़ा पहनाया जाता था जो उनके घुटने तक आता था। बड़े बच्चे अपने माता पिता की तरह कपड़े पहनते थे। लड़कियां वयस्क होने के बाद ही साड़ी पहना करती थी। आबादी, दोस्तों, जिस तरह आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा देश है, वहीं इस समय के हालात भी कुछ इस तरह ही हुआ करते थे। जब उस समय भारत की आबादी कुल 3 करोड़ के आसपास थी, जो कि इसके क्षेत्रफल के हिसाब से काफी कम थी। भारत के अलावा सिर्फ यूरोप ही एक ऐसा साम्राज्य था जहां की आबादी भी हमारी आबादी के आसपास ही थी। लेकिन उस समय भी हमारी आबादी दुनिया में काफी अधिक थी। आपको ये जानकर काफी अचंभा होगा
कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी बड़े राज्य का हिस्सा ही नहीं हुआ करते थे। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं उन समुदायों की जो कि जंगलों में निवास किया करते थे। वही इस देश के मूल निवासी भी हुआ करते थे। किसानी, जिस तरह आप सभी ये बात काफी अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश था और उस समय खेती करने के लिए उतने ज्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे, ना ही खेती इतने बड़े स्तर पर हुआ करती थी। उस समय लोग उतना ही अनाज उगाया करते थे जितने की उन्हें और उनके परिवार और मवेशियों को जरूरत हुआ करती थी। भारत में हमेशा से ही अनाज उगाने की परंपरा रही है। अनाज के अलावा नील, कॉटन की भारी मात्रा में लोगों द्वारा उगाया जाता था। कुछ सदियों बाद अंग्रेजों के दबाव में किसानों को भारी मात्रा में अफीम की खेती भी करनी पड़ी। इसके अलावा पशुपालन भी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता था। उसके बिना कृषि अधूरी मानी जाती थी। लोग खेती करने की वजह से काफी जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठ जाया करते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मेहनती हुआ करते थे। शहर, अभी तक हमने आपको जो भी बातें बताई वो ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में थी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि शहर किस तरह के हुआ करते थे। पहले के जमाने में ज्यादातर ग्रामीण इलाके ही हुआ करते थे और शहर की जगह कस्बे हुआ करते थे। अब बात करते हैं कस्बों के बारे में। उस वक्त के कस्बे भी संसाधनों की कमी की वजह से उतने अधिक विकसित नहीं हुआ करते थे, लेकिन कस्बों में काम मिलना काफी ज्यादा आसान हुआ करता था। कस्बों में अधिकतर अमीर या ऊंचे घराने के लोग रहा करते थे, जो अपना ज्यादातर काम खुद करना पसंद नहीं करते थे। उन्हें अपने काम के लिए मजदूरों और नौकरों की जरूरत हुआ करती थी, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके से निकले हुए लोगों को आसानी से कस्बों में काम मिल जाता था। इसके अलावा वो लोग मिलों में भी काम किया करते थे। ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उन्हें काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन ये लोग काफी खुश हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद मिलों के मालिकों की वहां काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों की जिंदगी दिन पर दिन बदतर होती गई। इनकी तनख्वाह आधी और मेहनत दुगनी कर दी गई। इसके अलावा शहर में रहने वाले लोगों से अधिक कर लेना शुरू कर दिया गया। इसी के चलते धीरे धीरे कस्बे भी गरीबी और भुखमरी की तरफ चले गए। यातायात, पहले यातायात के साधन बहुत ही कम हुआ करते थे, जिस वजह से एक आम इंसान अपने पूरे जीवन में 100 से 150 किलोमीटर का ही सफर कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे अरबी नस्ल के घोड़े देश में लाए गए और तांगा बनाया गया, लोगों के लिए सफर करना काफी ज्यादा आसान हो गया था। हालांकि ये सफर आज के जितना आसान तो नहीं था, लेकिन उस समय के लोगों के लिए घोड़े की सवारी करना आज के समय में मोटरसाइकिल चलाने के बराबर था। इसके अलावा अगर आपके पास खुद का तांगा है तो वो किसी कार की सवारी से कम नहीं हुआ करता था। इसके अलावा उस समय में बैलगाड़ी का भी काफी ज्यादा प्रचलन था, जिससे एक समय पर 5 से अधिक लोग एक साथ सफर कर सकते थे। आमदनी, अब आखिर में बात करते हैं आमदनी की। आपको क्या लगता है, हमारे देश का हाल हमेशा से ही ऐसा है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोगों के पास कमाई के कई स्रोत हुआ करते थे। लोग खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और इसके अलावा मजदूरी भी किया करते थे, जिसकी वजह से लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। भारत के इसी धन ने हमेशा से बाहरी ताकतों को आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया, चाहे वो महमूद गजनवी हो, तैमूर लंग हो या फिर अंग्रेज। देश के अंदर हमेशा से ही पैसा भरपूर था। हम किसी भी चीज के लिए कभी भी किसी और देश या राज्य पर निर्भर नहीं होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश को और देश के लोगों को गरीबी की तरफ धकेल दिया। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपको यकीनन भारत देश की एक नई छवि दिखी होगी। यदि ऐसा हुआ तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस को आप मिस ना करें।